दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार पर्यावरण श्रृंखला में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 6वीं से 12वीं तक के नई और पुरानी एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित अध्याय पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना और कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट, सीटेट, यूपी टेट, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अध्याय में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें पारितंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, आहार श्रृंखला और आहार जाल, ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक दक्षता, ऊर्जा और खनिजों का प्रवाह, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पादपों का अनुक्रमण और पारितंत्र सेवाएं प्रमुख हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र और संरचना तथा कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। सबसे पहले पारितंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें स्वपोषित जीव भी कहते हैं। और आप जान लीजिए कि सभी हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं, क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से खनिज और जल लेकर सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जैव पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। और पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। जैव घटकों के दो मुख्य वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। तो आप जान लीजिए दोस्तों, महासागरीय जल में जो पाद प्लवक या फाइकोप्लैंक्टन होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी उपभोक्ता या परपोषित कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, केवल पौधों और उनके विभिन्न भागों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव है। जो उपभोक्ता दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। शेर जो है मांसाहारी जीव या गौड़ या द्वितीयक उपभोक्ता है। यहाँ चार्ट के माध्यम से देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य जो है ये हमारे ऊर्जा का स्रोत है। इसके प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आप जान लीजिए प्राथमिक उत्पादक, ये खाद्य ऊर्जा इसका प्रवाह प्राथमिक उपभोक्ताओं में होता है। फिर इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता अपना आहार बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है पोषण की ये प्रक्रिया चलती है। मनुष्य के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों मनुष्य जो है ये सर्वाहारी है। सर्वाहारी क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है पौधों और जंतुओं दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। उपभोक्ताओं का एक चौथा वर्ग भी है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी है जो पौधों और जंतुओं के मृत या अपघटित ऊतकों को अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें विघटक या अपरद भोजी कहते हैं। जीवाणु और फफूंदी, दीमक और मैगट ये विघटक जीव हैं। विघटक जीव पौधों और जंतुओं के अपरद यानी सड़े गले अंश से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दोस्तों अपने भोजन की प्रक्रिया में विघटक जीव जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में बदल देते हैं और इनसे हरे पौधे जो है अपना कुछ जो है पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जिससे ये चक्र पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर इस चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक के बारे में। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रकृति में जो उत्पादक हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं और उनसे या उन पर सीधे तौर पर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आश्रित होते हैं, जैसे हिरण, बकरी, चूहा, सभी पौधों पर निर्भर जीव। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सांप, बाघ और शेर इत्यादि शामिल हैं।
जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, और अपघटक की श्रेणी में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। दोस्तों, जीवीय और अजैव घटकों का भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक संरचना को आयोजित करता है। पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण जाति रचना और स्तर विन्यास है, ये याद रखिएगा। और कुछ पारिस्थितिक तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वनों, लंबे वितानी पौधों और बहुसंख्यक जैविक जातियों को दर्शाता है। तो आप जान लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वन जो होते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत बड़े, लंबे, घने होते हैं और यहाँ पर बहुसंख्यक जीव जातियों की विविधता होती है। लेकिन मरुस्थली पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, ये निम्न और असंतत शाक स्तर, जो कि अल्प जातियों और बृहद खुले मृदा खंडों में प्रदर्शित होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को उत्पादक और उपभोक्ता के भोज्य संबंधों के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की जो पोषी या संरचना पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली अनेक पोषी रीतियों के अस्तित्व पर आधारित होती है। उत्पादक जो हैं, ये प्रथम, शाकभक्षी द्वितीय और मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर बनाते हैं। याद रखिएगा, उत्पादक प्रथम, शाकभक्षी द्वितीय और मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर बनाते हैं। तो प्रमुख पोषण स्तरों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पादक प्रथम पोषण स्तर, शाकभक्षी या शाकाहारी जीव द्वितीय पोषण स्तर और मांसाहारी ये तृतीय पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, पोषी संरचना को सजीव पदार्थों की मात्रा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसे खड़ी फसल कहते हैं, जो नियत समय में विभिन्न पोषी रीतियों में उपस्थित होती है। खड़ी फसल को साधारणतः एक इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या या उनके जैविक भार या जैव भार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जातियों के जीव भार को या तो ताजा या सूखा भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। सूखा भार ज़्यादा उपयुक्त होता है क्योंकि जैव भार में ऋतुनिष्ठ नमी अंतरों से परिवर्तित नहीं होता है और सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं, जैव भार और मृदा जैसे अजैविक अवयवों में संचित रहता है। देखिए, अप्रवाही अवस्था क्या है? तो एक टर्म है अप्रवाही अवस्था। नियत समय में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक पदार्थों की मात्रा अप्रवाही अवस्था कहलाती है। दोस्तों, पोषक तत्वों की अप्रवाही अवस्था एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे में या उसी पारिस्थितिक तंत्र में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। पारिस्थितिक तंत्र का लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है। ये संरचनात्मक अवयवों के विभिन्न अभिलक्षणों यानी दीर्घ अस्थायित्व के लिए किए गए क्रियाकलापों द्वारा संभव होता है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हरी पत्तियां भोजन का उत्पादन करती हैं और जड़ें मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। शाकाहारी प्राणी पौधों द्वारा उत्पादित पदार्थों का उपयोग करता है और बदले में मांसाहारी प्राणी के लिए भोजन के रूप में उपयुक्त होता है। अपघटक जो दोस्तों, ये आप जान लीजिए, अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सामान्य सरल उत्पादों में परिवर्तित करते हैं और इनको उत्पादक जो है अपने प्रयोग में लाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं सूक्ष्म स्तरीय, संतुलित और नियंत्रित प्रक्रमों के द्वारा प्रतिपादित होती हैं। उदाहरण के लिए भोजन निर्माण के लिए संश्लेषण की क्रिया और कार्बनिक पदार्थों के टूटकर अपघटित होने की प्रक्रियाएं ये प्रक्रम या प्रोसेसेस को दर्शाती हैं। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और क्रिया संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख कार्यात्मक पहलू कौन से हैं। तो एक तो है उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह, दूसरा है पोषण चक्र और तीसरा विकास और अस्थायित्व। और इनको हम एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैव भार की उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या है, तो जैव भार के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता
और द्वितीयक उत्पादकता। उत्पादक जिस दर से सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं वो प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकता क्रिया की दर है और ये उत्पादित जीवभार के रूप में या प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में संचित ऊर्जा के रूप में व्यक्त की जाती है। इसे साधारणतया ग्राम मीटर स्क्वायर वर्ष या कि किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के रूप में दर्शाया जाता है और इस तरह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता की तुलना आसानी से की जा सकती है। प्राथमिक उत्पादकता के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, सकल उत्पादकता और वास्तविक या नेट उत्पादकता। दोस्तों, ऊर्जा के पूर्ण अवशोषण की दर को, कार्बनिक पदार्थ या जीव भार के कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। हरे ऊतक यानी क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा संचय की प्रक्रिया जारी रहती है, जबकि दूसरे ऊतकों द्वारा श्वसन क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता रहता है। उत्पादकों के श्वसनीय क्रिया के उपरांत बची हुई ऊर्जा या जैव भार वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया है, वास्तविक उत्पादकता सकल उत्पादकता माइनस श्वसन दर के बराबर होती है। वास्तविक या नेट प्राथमिक उत्पादकता पौधों में जीव भार के रूप में संचित होती है, जो कि शाकाहारियों तथा अपघटकों के लिए भोजन के काम आती है। दोस्तों, उपभोक्ताओं की पोषी रीति जिस दर से भोज्य पदार्थ का उपापचय या स्वांगीकरण होता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो याद रखिएगा, उपभोक्ताओं की पोषी रीति पर जिस दर से भोज्य पदार्थों का उपापचय या स्वांगीकरण होता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। और ये कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं का भोजन अन्य जगहों पर उत्पादित हुआ है और द्वितीयक उत्पादक ये दर्शाती है कि इस भोजन का उपयोग उपभोक्ता जीव भार के लिए हुआ है। प्राथमिक उत्पादकता का परिमाण उत्पादक की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर और सनातन पर्यावरणीय स्थिति विशेषकर सौर विकिरण, तापमान और मृदा नमी पर निर्भर करता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अगर मृदा नमी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो प्राथमिक उत्पादकता पूरे वर्ष जारी रह सकती है, जबकि जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं उसमें प्राथमिक उत्पादकता ठंडी जलवायु और वर्ष में अल्पकालीन बर्फ रहित वृद्धि समय के कारण सीमित होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में दोस्तों जो उत्पादकता है वो पूरे वर्ष जारी रहती है, शीतोष्ण प्रदेशों में कुछ समय के लिए। और दोस्तों, विश्व के जो प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें पौधे, जीवभार और वास्तविक उत्पादकता को दर्शाया गया है। परिपक्व उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में उच्च स्तरीय वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता पाई गई है। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। मरुस्थल सामान्यतया निम्न उत्पादकता वाली श्रेणी में आते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता जो है प्रकाश के कारण सीमित रहती है, जो कि जल की गहराई के साथ चरघातांकी क्रम में घटती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल में बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहां पर जो उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है। गहरे महासागरों में प्रायः महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी उत्पादकता को सीमित करती है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, जिसके अभाव में उत्पादकता सीमित हो जाती है। अब आइए जानते हैं अपघटन के बारे में। अपघटन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से उत्पादकता के लिए संश्लेषण और निर्माण प्रक्रिया होती है उसी प्रकार अपघटन भी महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों में टूट जाता है। ये अकार्बनिक पदार्थ जो कि उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से अपघटन प्रक्रिया द्वारा दोबारा उत्पन्न होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मृदा की ऊपरी सतह अपघटन प्रक्रिया के लिए प्रमुख स्थान है और मृत पौधे के भाग और जंतुओं के अवशेषों को अपरद कहते हैं। सतही और जो आंतरिक आकृति श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। सूखे पौधों के प्ररोह के भागों जैसे कि पत्तियां, छाल, फूल आदि मृत प्राणियों के सभी अवशेष जिसमें मृदा पर गिरने वाले मलमूत्र इत्यादि हैं सतही अपरद कहलाते हैं, जिसको कि करकट का गिरना भी कहते हैं।
आंतरिक अपरद मुख्य रूप से मृत जड़ों तथा उनसे जुड़े रोगाणुओं से बनता है, जिसे जड़ अपरद कहते हैं। और समय के साथ अपघटनकारी अपरद के भार में कमी होती है जब तक वह पूर्णतया खत्म न हो जाए। अगर अपघटन मंद हो जाए या रुक जाए तो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत मात्रा में आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों का जमाव हो जाता है। दोस्तों, अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपघटन होने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायुवी घटकों और अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवी परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी होती है, और यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जलविलीय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो ये तेजी से होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायुवी घटक, ये ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। इसके अलावा गर्म और आर्द्र पर्यावरण में जो अपघटन होता है उसकी दर तेज होती है, जबकि निम्न ताप अपघटन की गति को धीमा करते हैं और अति निम्न ताप में अपघटन की दर कम हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। अपघटन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपघटन में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं में अपरद का टूटना, निच्छालन और अपपाचन के रूप में विभाजित किया जाता है। अपरद का विखंडन मुख्य रूप से अपरदपोशी, अकशेरुकी या अपरददारहारी जीवों की क्रिया से भौतिक विखंडन द्वारा छोटे छोटे करने से होता है। अपरद जब प्राणियों की पाचन नली से गुजरते हैं तो वो पिस जाते हैं, और विखंडन के कारण अपरद कण का बाह्य भाग संघटक की क्रिया के लिए मुख्य रूप से बढ़ जाता है, जिसके अपधारण की क्रिया और तेज हो जाती है। मृदा सतह पर रिसते हुए जल द्वारा विखंडित अपरद से घुलनशील पदार्थ जैसे शर्करा और पोषक तत्व निच्छालन क्रिया द्वारा अलग हो जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि जीवाणुओं और कवकों द्वारा उत्सर्जित बाह्य कोश की एंजाइमों द्वारा अपपाचन प्रक्रिया होती है, जैसे कि अपघटनकारी अपरदों का एंजाइम रूपांतरण सामान्य अवयवों तक अकार्बनिक पदार्थों में होना। ये तीनों अपघटन की प्रक्रियाएं अपरद पर साथ साथ चलती रहती हैं। अपरद के अपघटन से मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण यानी ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन यानी खनिजीकरण होता है। और आप जान लीजिए कि ह्यूमस निर्माण से सूक्ष्म जीवों के जैव भार में वृद्धि होती है और एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ जमा होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि ह्यूमस से जो पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमस पोषक तत्व की भरपूर मात्रा को दर्शाता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। दोस्तों, ह्यूमस सूक्ष्मजीवी क्रियाओं के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका विघटन बहुत धीमी गति से होता है। ये पोषक तत्वों का भंडार होता है। साधारणतया ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। खनिजीकरण के फलस्वरूप अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल का उत्सर्जन होता है और मृदा में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। आप जान लीजिए दोस्तों कि उपलब्ध पोषक तत्व जैसे अमोनियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन आदि विनिमय स्थानों या मृदा घोल में रहते हैं और पौधों तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। खास परिस्थिति में मृदा पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों के जैव भार के साथ बंधे रहते हैं और दूसरे जीवों के लिए अस्थायी रूप से अप्राप्य होते हैं। इस तरह से जो पोषक तत्व होते हैं उनका समावेशन सूक्ष्म जीवों में पोषक निश्चलता कहलाता है। पोषक तत्वों की निश्चलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशेष भाग में पोषक तत्वों के संरक्षण में सहायक होती है और ये पारिस्थितिक तंत्र से इनके बहाव को अवरुद्ध कर देती है। अपघटन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? दोस्तों, अपरद के विघटन की दर प्राथमिक रूप से जलवायु के कारकों तथा अपरद के रासायनिक गुणों द्वारा नियंत्रित होती है
और जलवायु के प्रमुख कारक जैसे तापमान, मृदा में नमी की मात्रा, मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और आर्द्र जलवायु वाली स्थितियों में जो है अपरद का अपघटन बहुत तेजी से कुछ सप्ताहों या महीनों में ही होता है। निम्न तापमान या 10 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान में अपघटन की क्रिया नमी की प्रचुरता के बावजूद बहुत धीमी हो जाती है। जैसे उच्च अक्षांश या ऊंचाई वाले प्रदेशों में ठंडक अधिक होती है या तापमान कम होता है तो अपरद के अपघटन की प्रक्रिया में कई वर्ष या दशक लग सकते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये एक सप्ताह या कुछ सप्ताहों में ही हो जाती है। उच्च तापमान के बावजूद मृदा के लंबे समय तक सूखे रहने से अपघटन की दर कम हो जाती है, जैसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। दोस्तों, अपरद की रासायनिक गुणवत्ता जल में घुलनशील पदार्थों जैसे शर्करा, पॉलीफिनोल, लिग्निन और नाइट्रोजन के आनुपातिक मात्रा के द्वारा निर्धारित होती है। अपरद में खास पदार्थों का संचयन होने से अपघटन की दर तेज या मंद हो जाती है। समान जलवायु की परिस्थितियों में यदि अपरद में लिग्निन, काइटिन जैसे पदार्थों की प्रचुरता है तो इससे अपघटन की दर में कमी हो जाती है। अपरद जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता और लिग्निन की कमी होती है वह अपेक्षाकृत बहुत तेजी से विघटित होता है। और आप जान लीजिए कि प्राकृतिक अवस्था में विघटन की वास्तविक दर पर्यावरणीय अवस्था और अपरद की गुणवत्ता के समाकलित प्रभाव पर निर्भर करती है। तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जैसे तापमान, मृदा की नमी और अक्षांशों की स्थिति। ऊर्जा प्रवाह को जानते हैं। ऊर्जा प्रवाह क्या है? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह मुख्य प्रकार है। इसमें ऊर्जा का संचयन और खर्च ऊष्मागतिकी के दो मूल नियमों पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये है कि जो ये दर्शाता है कि ऊर्जा न तो निर्मित होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित होती है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा प्रवाह में ऊष्मागतिकी का नियम लागू होता है, जिसमें पहला नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो निर्मित होती है या न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित न हो। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तो इस तरह से जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहाँ भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रमुख घटकों का उपापचयी गतिविधियों द्वारा ऊष्मा के रूप में क्षय होते हुए केवल अल्प मात्रा में सजीव ऊतकों या जैवभार के रूप में संचित होती है। भोजन में निहित ऊर्जा सांद्रित अवस्था में रहती है जबकि ऊष्मा बहुत बिखरी हुई होती है। सामान्यतया सौर विकिरण का लगभग आधा या प्रायः 2/3 भाग बादल रहित वाले दिन पृथ्वी पर पहुंचता है। और आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर पड़ने वाली सीधी विकिरण ऊर्जा और उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन में संचित ऊर्जा के संबंधों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उत्पादक केवल दिखने वाली ऊर्जा या प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है, जो कि सीधी पड़ने वाली संपूर्ण और विकिरण ऊर्जा का लगभग 50% ही होता है। अनुमानित उत्पादकता को जैव भार की कैलोरी मात्रा, जो कि प्रति इकाई भार में निहित ऊर्जा से गुणा करने पर अवशोषित ऊर्जा की गणना की जाती है। और अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों में सीधी विकिरण ऊर्जा का केवल 1 से 5% ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वास्तविक प्रयोग होता है और जो है बाकी हिस्से का क्षय हो जाता है। श्वसन क्रिया, जो कि ऊर्जा प्रयोग करने वाली प्रक्रिया है, इसके साथ साथ चलती रहती है और प्रकाश संश्लेषण से अर्जित ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे वास्तविक अर्जित ऊर्जा वास्तविक उत्पादकता घटकर केवल सीधी पूर्ण विकिरण का 0.8 से 4% ही रह जाती है। और देखिए कि सामान्यतः संचित ऊर्जा जो होती है ये अवशोषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है, न कि कुल ऊर्जा के रूप में। और आप जानिए कि सकल और वास्तविक उत्पादकताओं का अस्तित्व संश्लेषी सक्रिय विकिरण का क्रमशः 2 से 10% और 8% तथा वास्तविक उत्पादकता में उत्पादकों की संचित ऊर्जा का अन्य पोषण रीतियों में उपयोग किया जाता है। आने वाली सौर विकिरण 100%, तो आने वाली जो विकिरण है वो 100% होती है
और इसमें एक क्रम से आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण 50%, प्रकाश संश्लेषण में ग्रहित सकल प्राथमिक उत्पादकता केवल 1 से 5% और कुल प्राथमिक उत्पादकता जो है 0.8 से 4% होती है। जबकि गैस जलवाष्पों द्वारा अवशोषित तथा बालू द्वारा परावर्तित धूल कणों द्वारा विखरित 50% हो जाता है और श्वसन में हानि जो है यहाँ पर सकल उत्पादकता में 0.2 से 1% की हानि हो जाती है। अब आइए आहार श्रृंखला यानी फूड चेन और आहार जाल के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आहार श्रृंखला, आहार जाल और ये जो ऊर्जा पारिस्थितिक पिरामिड आदि हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं उनकी पोषण रीति बनाने के लिए ऊर्जा एक सार्वजनिक स्रोत से ली जाती है। एक पोषण रीति के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरी पोषण रीति के भोजन के रूप में होना जो है आहार श्रृंखला या फूड चेन कहलाता है। तो आप जान लीजिए सभी पारिस्थितिक तंत्रों में 2 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं होती हैं, एक तो चारण आहार श्रृंखला और दूसरा अपरद आहार श्रृंखला। देखिए, चारण आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होती है, शाक भक्षी होते हुए मांसाहारी तक जाती है। जैसे जो जानवर या मवेशी हैं वो घास स्थल में चरते हैं, वनों में हिरण चरते हैं, कीटों का फसलों और वृक्षों से भोजन लेना ये चारण आहार श्रृंखला का बहुत ही सामान्य जीवी अंग है। जबकि अपरद आहार श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है और मृदा में उपस्थित अपरद भक्षी जीवों से होकर उस जीव तक जाती है जो अपरद भक्षी जीवों का भक्षण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों की दोनों आहार श्रृंखलाओं में सापेक्षिक समानुपातिक ऊर्जा का प्रवाह भिन्न होता है, लेकिन अपरद आहार श्रृंखला में ऊर्जा में प्रवाह काफ़ी भिन्न होता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, जैसे एक आहार श्रृंखला का एक विशेष शाक भक्षी कई आहार श्रृंखलाओं के मांसाहारी का भोजन हो सकता है। और दोस्तों, कई प्रकार के आहार या खाद्य श्रृंखलाओं की इस तरह से जुड़ने को आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में आप जान लीजिए कि सूर्य जो है ये जो है ऊर्जा का स्रोत होता है और यहाँ से प्राथमिक उत्पादक सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और प्राथमिक उत्पादकों पे शाकाहारी निर्भर होते हैं और इन शाकाहारियों पर उच्च मांसाहारी निर्भर होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उच्च मांसाहारियों को विघटक जो हैं खाते हैं और ये इनको सरल कार्बनिक यौगिकों में विभाजित करते हैं और ये विघटन के पश्चात पानी और मिट्टी में पोषक तत्व मिल जाते हैं, फिर इनको प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए ऊर्जा के बहाव की दिशा, यहाँ पर जो तीर हैं ये गाढ़ा वाला तीर है ऊर्जा के प्रवाह की दिशा और जो डॉटेड है ये पोषण तत्वों के बहाव की दिशा को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है इन श्रृंखलाओं में या पारिस्थितिकी तंत्र में। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 2 आयामों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, जैसे कि उत्पादकों से प्रारंभ होकर शाक भक्षियों से होते हुए मांस भक्षियों तक, इसे विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, उत्तरोत्तर पोषक रीतियों के साथ ऊर्जा प्रवाह की मात्रा घटती जाती है। उत्पादक सौर ऊर्जा का केवल आंशिक भाग ही अवशोषित करते हैं। कुल सौर विकिरण का मात्र 1 से 5% और बहुत सारी अनुपयोगी ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। और उत्पादों की सकल उत्पादकता में निहित ऊर्जा का कुछ भाग इसकी खड़ी फसल की उपापचय क्रियाओं यानी श्वसन में तथा शाक भक्षियों का भोजन प्रदान करने में इस्तेमाल हो जाता है। अनुपयोगी प्राथमिक उत्पादन अंततः अपरद में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपघटकों के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है। इसलिए शाक भक्षी पोषण रीति द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा तो वास्तव में उत्पादक स्तर पर अवशोषित ऊर्जा का मात्र थोड़ा सा ही भाग होता है। औसत रूप से देखें तो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाक भक्षियों द्वारा स्वांगीकृत या उत्पादित किया जाता है। शाक भक्षियों द्वारा स्वांगीकृत ऊर्जा का श्वसन में उपयोग हो जाता है और कुछ अस्वांगीकृत भाग अपघटकों तक स्थानांतरित हो जाता है, जैसे मलमूत्र आदि। शाक भक्षी स्तर की बची ऊर्जा
या तो मांसाहारियों द्वारा उपयोग किया जाता है या अपघटकों को स्थानांतरित हो जाता है, और दोबारा केवल शाक भक्ष्य उत्पादकता का केवल अल्प भाग यानी लगभग 10% मांसाहारी की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस तरह से मांसाहारी पोषण रीत पर उपलब्ध ऊर्जा पुनः बढ़कर अगली पोषण रीत के लिए बहुत कम मात्रा में रह जाती है, यानी शीर्ष मांसाहारी के लिए। और ये लगातार ऊंची पोषण रीतियों के साथ श्वसन दर में तेजी से वृद्धि होती रहती है। औसत सकल उत्पादकता का करीब 20% भाग उत्पादकों के श्वसन में ही खर्च हो जाता है। स्वांगीकृत ऊर्जा का लगभग 30% भाग शाक भक्ष्यों के श्वसन में खर्च होता है। मांसाहारियों के श्वसन में स्वांगीकृत ऊर्जा का करीब 60% भाग खर्च होता है, और उत्तरोत्तर उच्च पोषण रीतियों पर भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद होने के कारण, जिससे वांछित ऊर्जा इस स्तर तक कम हो जाती है कि अगली पोषण रीत को इससे मदद नहीं की जा सकती। इसलिए आहार श्रृंखला की लंबाई लगभग 3 से 4 पोषण रीतियों तक ही सीमित रह जाती है। यहाँ पर आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा या पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण किस तरह से होता है। देखिए, तृतीयक उपभोक्ता यहाँ से एक क्रम से देखते हैं। एक तो उत्पादक होता है, जो कि उत्पादक प्रथम पोषण स्तर है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, पाद प्लवक, घास और वृक्ष शामिल हैं। इसके ऊपर उत्पादकों के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषण स्तर को दर्शाते हैं, जिसमें शाकाहारी जीव, जंतु प्लवक और टिड्डे आदि आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जिसको कि तीसरा पोषण स्तर कहते हैं। इसमें मांसाहारी जीव, पक्षी, मछलियां और भेड़िया आदि आते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता या उच्चस्थ उपभोक्ता जिसको कहते हैं, ये चौथा पोषण स्तर या उच्च मांसाहारी को दर्शाता है। इसमें मनुष्य और शेर शामिल होते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण आपने देखा। अब आइए पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जान लेते हैं कि क्या है पारिस्थितिक पिरामिड। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण संरचना को खड़ी फसल से तुलना कर या एक इकाई क्षेत्र में विभिन्न पोषक रीतियों में ऊर्जा का तैयार होना दर्शाया जा सकता है, या तो एकाकी संख्या द्वारा या जैव भार द्वारा। पोषण संरचना का आलेखी निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड के रूप में आरेखित कर दर्शाया जा सकता है, जहां पारिस्थितिक तंत्र में निचला, मध्य और उच्च सोपान उत्पादकों, शाक भक्ष्यों और मांसाहारियों के प्रचल मान को दर्शाता है। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिडों के निर्माण के लिए उत्तरोत्तर पोषण रीतियों पर एकाकियों की संख्या यानी संख्याओं का पिरामिड, सूखा भार यानी जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह की दर यानी ऊर्जा का पिरामिड का सामान्य प्राचलों के रूप में उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड के रूप में होते हैं। पिरामिड का आधार चौड़ा यानी विस्तृत और शिखाग्र की ओर सकरा होता जाता है, यानी इस तरह से ये पिरामिड का आधार है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़ें तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है, जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है, उसमें संख्या का पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड प्रमुख होता है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए, और यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापकीकरण सत्य नहीं होगा। इसके साथ एक प्रदत्त जीव एक ही समय में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो जाएगा, और पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। तो याद रखिएगा, जो पोषण स्तर होता है एक प्रक्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। जैसे एक गौरैया जब बीज, फल और मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीटों और केंचुओं को खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता होती है। और अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा और जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं।
दोस्तों शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है। इस तरह शाकाहारियों की संख्या और जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है और निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा जो है पोषण स्तर से अधिक होती है। पारिस्थितिक दक्षता के बारे में जानते हैं। दोस्तों उस दक्षता को व्यक्त करने के लिए जिससे जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराता है, उनको प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे अनुपातों का इस्तेमाल होता है। साधारणतया इन अनुपातों का परिकलन ऊर्जा प्रवाह के पथों में विभिन्न जगहों पर ऊर्जा के निर्गत से निवेश दोनों को एक ही इकाई में व्यक्त किया जाता है, इनके बीच संबंध तय कर दिया जाता है। और दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए इन अनुपातों को 100 से गुणा किया जाता है। उत्पादक स्तर पर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषी दक्षता और वास्तविक उत्पादन दक्षता शामिल है। प्रकाश संश्लेषी दक्षता द्वारा सीधे तौर पर सौर विकिरण को प्रयोग करने की क्षमता को मापा जाता है। इस दक्षता को PAR के संबंध में व्यक्त किया जाता है। और वास्तविक उत्पादन दक्षता विभिन्न प्रजातियों के बीच अलग अलग होती हैं और वह वृक्ष जातियां जिनमें प्रकाश संश्लेषण रहित जैव भार देखिए दोस्तों वह इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण रहित जो जैव भार है, इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं बड़े स्तंभ। देखिए उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं बड़े स्तंभ और क्या चीज़ें शामिल होती हैं और टहनियाँ होती हैं। उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता कम होती है और इन क्षमताओं को अभिकलित किया गया है। शाक भक्षी और मांस भक्षियों में क्या होता है, आहार ऊर्जा को अंतर्ग्रहण करने की क्षमता एक जाति से दूसरी जाति में अलग हो जाती है। उपभोक्ता के लिए स्वांगीकरण दक्षता यानी एक पोषण रीति से दूसरी पोषण रीति पर पारिस्थितिक दक्षता या पोषण रीति दो पोषण रीतियों के बीच मुख्य मापक होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषी दक्षता को कैसे आकलित किया जाता है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता बटे सीधे संपूर्ण सौर विकिरण गुणे 100। वास्तविक उत्पादन दक्षता को सकल प्राथमिक उत्पादकता बटे सकल प्राथमिक उत्पादकता गुणे 100। स्वांगीकरण दक्षता को स्वांगीकरण भोज्य ऊर्जा बटे अंतर्ग्रहित आहार ऊर्जा गुणे 100 और पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन में ऊर्जा बटे पूर्व पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन गुणे 100 के रूप में आकलित किया जाता है। अब आइए जानते हैं ऊर्जा और खनिजों के प्रवाह को। तो पारितंत्र में ऊर्जा और पोषकों के प्रवाह के मॉडल की विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादों को अपना भोजन बनाने के लिए उत्पादक जो होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए सूर्य से विकिरण ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा उत्पादकों से शाकाहारियों, मांसाहारियों और निर्जीव तथा विघटित अवशेष विघटकों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग पचा लेते हैं, शेष भाग श्वसन द्वारा ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रवाह एक दिशा में होता है जब तक कि ये ऊष्मा के रूप में विलीन नहीं हो जाती। और मृदा से खनिज पोषकों का पौधों में प्रवाह उनकी वृद्धि में सहायक होता है। उपभोक्ता अपने विकास के लिए इन पोषकों का उपभोग करते हैं। जब पौधे और जंतु मर जाते हैं तब जीवाणु और कवक जैसे विघटक उनका उपयोग कर लेते हैं और उन्हें विघटित करके अजैव पोषकों में बदल देते हैं। ये अजैव पोषक मृदा में मिल जाते हैं और पुनः इनका उपयोग करते हैं। पारितंत्र में खनिज पोषकों का चक्रीय प्रवाह है। पारितंत्र में खनिज पोषकों का चक्रीय प्रवाह होता है। पारितंत्र को सूर्य जो है निरंतर ऊर्जा देता है और इसमें पोषकों का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है और इसका परिणाम पारितंत्र में स्थिरता बनी रहती है। विघटक या डिकम्पोजर जो होते हैं ये खनिज पोषकों की आपूर्ति को निरंतर बनाए रखते हैं। आगे आइए पारिस्थितिक अनुक्रमण को देखते हैं कि क्या है। दोस्तों सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन और संरचना में निरंतर परिवर्तित होते रहना है। ये परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समानांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण से संतुलन के नज़दीक है। इसे चरम समुदाय कहते हैं। दोस्तों एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं।
अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती हैं और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है और यहाँ तक कि अदृश्य हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। और अनुक्रमकीय या क्रमकी चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। और संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। यानी जो समुदाय हैं ये धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लाखों वर्षों के अनुक्रमण के बाद ही उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में अनुक्रमण और विकास इस समय समानांतर प्रक्रियाएं थीं। तो अनुक्रमण को अगर जो आप समझेंगे तो अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होते अथवा ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ कभी कोई सजीव नहीं रहा हो, जैसे नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी जीव जो कभी वहाँ रहते हैं निम्न प्रकार से नष्ट हो गए हों, किसी प्रकार से नष्ट हो गए हों, वहाँ से अनुक्रमण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा दोस्तों पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम है तुरंत नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नवविकसित तालाब या जलाशय, ये प्राथमिक अनुक्रमण यहाँ होता है। नए जीवीय समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है और विविध जीवों की जीवीय समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी जरूर होनी चाहिए। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ से कई हजार वर्ष लग जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में जानें तो द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीवी समुदाय निरस्त हो गए हों, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या फटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन, यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण होता है। जबकि कुछ मिट्टी या अवसाद इनमें उपस्थित रहते हैं। अनुक्रमक की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। साधारणतया पारिस्थितिक अनुक्रमण का वितरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है जानवरों के प्रकार और संख्या तथा अपघटक भी बदलते रहते हैं। देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार में प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण धीमी गति से, द्वितीयक अनुक्रमण तीव्र गति से होता है। किसी भी समय प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण को प्राकृतिक अथवा मानव जनित विघ्न बाधाओं जैसे आग, जंगलों का काटना इत्यादि द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां या अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य जातियां हतोत्साहित होती हैं अथवा निष्कासित हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि ये जो पारिस्थितिक दक्षता या अनुक्रमण था, इसमें पादपों का अनुक्रमण किस तरह से होता है। तो आवास की प्रकृति के आधार पर, चाहे वो पानी हो, बहुत गीला क्षेत्र हो अथवा बहुत शुष्क क्षेत्र हो, पौधों के इस अनुक्रमण को जलारंभी अथवा शुष्कतारंभी कहते हैं। जलारंभी अनुक्रमण जो है ये जलमग्न क्षेत्रों में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोद्भिक पारिस्थितिकी की ओर अग्रसरित होती है। इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों में होता है और ये श्रेणी शुष्कता से समोद्भिक परिस्थिति की ओर बढ़ता है। अतः जलारंभी और शुष्कतारंभी दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति न तो बहुत शुष्क और न बहुत जलीय होती है। और एक और तथ्य जान लीजिए कि वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। प्रायः लाइकेन जो हैं ये चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं और अपरदन तथा मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। बाद में ये बहुत छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। समय के साथ उनका स्थान बड़े पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और अंततः कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन समुदाय का निर्माण होता है।
और जब तक पर्यावरण नहीं बदलता है चरम सीमा समुदाय स्थिर रहता है, याद रखिएगा। दोस्तों, समय के साथ मरुस्थलीय आवास समुद्रभिदीय में परिवर्तित हो जाते हैं और जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघुपाद प्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। तो याद रखिएगा, मूल अन्वेषक कौन होते थे? आप जान लीजिए कि वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ पर जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप प्लवक जो होते हैं मूल अन्वेषक होते हैं। ये क्रमशः जड़ वाले निमग्न पादप, जड़ वाले प्लावी पादप और मुक्त प्लावी पादप के पश्चात दलदली नरकुल, दलदली घास, झाड़ी और अंततः पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। देखिए, अंततः वन ही पुनः चरम सीमा समुदाय होंगे। समय के साथ जल निकाय स्थलीय पारितंत्र में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थित प्रवर्ध्य पर निर्भर करती है। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है, वहाँ अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है और चरमावस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अनुक्रमण जो है, विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण, एक बहुत सीधी प्रक्रिया है जो चरमावस्था तक पहुँचने में शायद हजारों वर्ष लग गए हों। पारितंत्र सेवाएं क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय और सौंदर्यात्मक वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत परिसर का आधार है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। जैसे एक स्वस्थ वन पारितंत्र की भूमिका वायु और जल को शुद्ध बनाना, सूखा और बाढ़ को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को संरक्षित रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना है। ये सभी चीज़ें पारितंत्र की सेवाएं कही जाती हैं। यद्यपि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना कठिन कार्य है, लेकिन ये मानना उपयुक्त है कि जैव विविधता को एक ऊंची कीमत की पर्ची प्रदान की जानी चाहिए। एक विचारक हैं रॉबर्ट कोन्स्टेंजा। रॉबर्ट कोन्स्टेंजा और उनके साथियों ने हाल में प्रकृति के जीवन समर्थक सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। शोधकर्ताओं ने इस मूलभूत पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसत 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की है, जिसे व्यापक तौर पर अनुदत्त भाव या लापरवाही से लिया जाता है क्योंकि ये मुफ्त में प्राप्त होता है। यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद यानी जीएनपी की कीमत की लगभग 3 गुना ज़्यादा है, जो कि लगभग 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना यानी भूमि संगठन के लिए है, जबकि शेष सेवाएं जैसे पोषक चक्रण और मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से भी कम भागीदारी रखते हैं। अब आइए इस अध्याय का सारांश जान लेते हैं। जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र संरचना और कार्य, उसका सारांश। तो दोस्तों, पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है और उसमें निर्जीव और सजीव घटक समाहित हैं। अजीवीय घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक सामग्री जैसे हवा, पानी और मिट्टी, जबकि सजीव घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। प्रत्येक पारितंत्र की एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है जो कि निर्जीव और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। एक पारितंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं होती हैं, एक तो प्रजाति संगठन और दूसरा स्तर विन्यास। और सभी जीवों का पारितंत्र में अपने पोषण स्रोत के आधार पर एक स्थान निश्चित होता है। उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र एक पारितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। पारितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं याद रखिए, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र हैं। और इसके 2 प्रकार हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर ऊर्जा संग्रहण की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार पर्यावरण श्रृंखला के अंतर्गत 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के नई और पुरानी पुस्तकों पर आधारित जो अध्याय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए
बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों और जानकारियों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये तथ्य आपसे पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें और सही उत्तर दे सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।